हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च विजन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा बायोग्राफी और उससे जुड़े हुए रिलेटेड टर्म्स, ऑटोबायोग्राफी, मेमोआ या ऐसे ही जो टर्म्स हैं। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो सबसे पहला टर्म है वो है ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। राइट, क्या नाम है? ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। और ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट का मतलब, जब भी आप ब्लैक कहते हैं तो यहाँ पे ब्लैक का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एफ्रो अमेरिकन पीपल। राइट, एफ्रो अमेरिकन जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको हम ब्लैक के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं? उनको निग्रो कहना एक सही टर्म नहीं होगा, क्योंकि इस बात को लेकर के आपने पढ़ा है कौन सा ऐसे 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वहां पर आप देखते हैं कि किस तरीके से ये जो टर्म है उसके बारे में रिचर्ड राइट हमसे बताते हैं कि ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल आइलैंड की तरीके से उनको महसूस कराता है कि आपकी सीमाएं यहीं तक हैं। समझ रहे हैं? तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के प्रोपोनेंट्स कौन कौन थे, कौन कौन से थे वो बड़े नाम जो कि इस मूवमेंट्स को इनिशिएट करते हैं, और इनका पर्पज क्या था और किस तरीके से इनका जो जुड़ाव था वो बीट राइटर्स से भी था। मैंने आपको पढ़ाया है बीट राइटर्स क्या थे। ऐसे लोग थे जो, एक तो बीट का मतलब क्या है? बीट एंड डाउन, बीट एंड डाउन। दूसरा क्या था? मैंने आपको बताया कि बीटिफिक, यानी आनंद में रहना, खुशी रहना। और क्या थे? ये ऐसे लोग थे जो कि मानते थे कि समाज में ऊंच नीच की भावनाएं ज्यादा हैं। एक ऐसी कल्चर रही है जिसने क्या किया है, दूसरी कल्चर को हमेशा एक्सप्लॉइट किया हुआ है, तो उसको लेकर के बातें होती थी। आइए देखते हैं द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। ये जो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट है डेजिग्नेट्स अ नंबर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स। इसको डेजिग्नेट्स कहता है, यानी किसको एसोसिएट है, किससे? ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स से, हुज वर्क, जिनका जो वर्क था, was shaped by the social and political turbulence of the 1960s। जिनके जो वर्क हैं was shaped, यानी इनको आकार दिया गया किससे? सामाजिक और राजनीतिक जो टर्बुलेंस थी। टर्बुलेंस का मतलब क्या? मान लीजिए उथल पुथल। जो सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल है किसकी? 1960 के दशक की। देखिए इस 1960 के दशक में हो क्या रहा है। अब देखिए, द डिकेड ऑफ मैसिव, डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर कब से शुरू होता है? 1955 से लेकर के ये चलता है आपका 1975 तक, और अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और साउथ वियतनामीज फोर्सेस को सपोर्ट करता है। उस सिविल वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व होकर के अपना भी बहुत सारा नुकसान करता है। जिस तरीके से वो अफगानिस्तान में घुस करके वहां से नहीं निकल पा रहे थे, तो इनकी सेनाओं का बहुत बुरा हाल वियतनाम वॉर में भी होता है। वियतनाम कहां पर कंट्री है? ये है साउथ ईस्ट एशिया में। कहां पर? साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्री है। ये हो गया कंबोडिया, हो गया पापुआ न्यू गिनिया, हो गया इंडोनेशिया, हो गया सिंगापुर, हो गया। ये सारी कंट्रीज क्या है? साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें क्या होता था, अमेरिका जो इन्वॉल्व हुआ रहा था उसके खिलाफ कहता है एक मैसिव प्रोटेस्ट, बहुत जबरदस्त अमेरिका में विद्रोह हुए कि भाई आप क्या करें, आप अपनी राजनीति को संतुष्ट करने के लिए वहां के जो लोग हैं, यानी मैंने आपको बताया कि जब भी युद्ध होता है तो क्या होता है, राजनेता तो अपना गेम खेलते हैं, लेकिन असल में जो कैजुअलिटीज होती है वो क्या होती है? वहां के जो आम नागरिक हैं वो मरते हैं। अब आगे देखिए, डिमांड्स फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स। और किसका? कि डिमांड यानी कि जो मांग की जा रही थी, किसके अधिकारों को? अश्वेत लोगों की। दैट लेड टू रिपीटेड, ठीक है, जो लेड करती है यानी ले जाती है किसके? आउटकम क्या होता है? लेड का मतलब आउटकम, रिपीटेड यानी मतलब लगातार, एंड समटाइम्स और कभी कभार तो वायलेंट कन्फ्रंटेशंस। वायलेंट का मतलब हिंसक, कन्फ्रंटेशंस का मतलब झड़प। ठीक है, कभी कभी क्या होता था, ठीक है, ये हिंसक जो है झड़प हो जाती थी। एंड राइट्स एंड बर्निंग्स इन, ठीक है, लॉस एंजल्स। राइट्स मीन्स क्या? दंगे। और क्या? दंगे। बर्निंग मतलब आगजनी हो रही है। कहां पर? लॉस एंजल्स में। कहां पर? अमेरिका के लॉस एंजल्स में, डिट्रॉय में, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, नेवार्क एंड अदर मेजर सिटीज, और अन्य जो बड़े शहर थे वहां पर। द लिटरेरी मूवमेंट, अब ये जो लिटरेरी मूवमेंट था was associated with the black आर मूवमेंट इन पॉलिटिक्स, यानी ये जो साहित्यिक आंदोलन था, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट,
ये किससे जुड़ा हुआ था? ब्लैक पावर मूवमेंट्स इन पॉलिटिक्स, यानी जो राजनैतिक आंदोलन था ब्लैक अश्वेत सत्ता को लेकर के, उससे जुड़ा था। हुज स्पोक्समैन, जिसके स्पोक्समैन प्रवक्ता मान लीजिए, ठीक है, कौन थे समर्थक? इंक्लूडिंग स्टॉकली कार्माइकल एंड मेल्कम एक्स। समझ रहे हैं? इसके जो स्पोक्समैन थे कौन कौन? स्टॉकली, कार्माइकल और मेल्कम एक्स अपोज्ड, यानी कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने विरोध किया इस चीज का। द प्रोपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, प्रोपोनेंट्स का मतलब क्या है? समर्थन। इस बात को लेकर के उसमें बात होती, समर्थन समर्थन था। इंटीग्रेशन मतलब एकता की, यूनिटी की। एंड एसिमिलेशन, असिमिलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होने की। एंड इंस्टेड, और इसके बजाय उन्होंने क्या किया? एडवोकेटेड मतलब समर्थन दिया किस बात को लेकर के? ब्लैक सेपारेटिज्म, यानी अश्वेत लोग क्या रहेंगे? वो अलग रहेंगे। इस तरीके से इंडिया में होता है कई बार, क्या होता है? धर्म के नाम पर या कलर के नाम पर लोग अलग होने की बातें करते हैं। एक अलग मुल्क ही बना दिया गया 1947 में। उसके बाद भिंडरावाले ने 1984 में कोशिश की कि वो खालिस्तान बनाएगा, लेकिन फिर क्या होता है कि ये एक ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, वहां पे उस चीज को खत्म किया जाता है। अब ये क्या हुआ? यहाँ पर जो इंटीग्रेशन और असिमिलेशन की बात हुई कि व्हाइट और जो ब्लैक हैं, यानी श्वेत और अश्वेत, उनके बीच में क्या होगी? इंटीग्रिटी होगी। दे विल बी असिमिलेटेड। लेकिन इसके खिलाफ क्या हुआ? आंदोलन होता है और यहाँ के लोग ब्लैक सेपारेटिज्म की डिमांड करते हैं। कौन? स्टॉकी स्टॉकली कार्माइकल और मेल्कम एक्स। ब्लैक प्राइड, अश्वेत जो गर्व है, एंड ब्लैक सॉलिडारिटी, और तो और क्या? ब्लैक सॉलिडारिटी का मतलब अश्वेत एकजुटता, कि हम क्या हैं? हम जो ब्लैक हैं वो एकजुट होंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्लैक आर्ट्स, देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्लैक आर्ट्स के, पुट दियर लिटरेरी राइटिंग्स, अपनी इन्होंने क्या, जो साहित्यिक जो लेखनी थी, एट द सर्विस ऑफ दीज सोशल एंड पॉलिटिकल एम्स, उन्होंने किसकी सेवा में लगाई? सामाजिक और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। यानी जो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के अंतर्गत राइटिंग आती हैं, वो क्या करती हैं? सामाजिक और राजनैतिक जो उद्देश्य थे उसकी पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एज लैरी नील पुट इन हिज एसे, समझ रहे हैं? लैरी नील का ऐसे कौन है? ऐसे कौन सा है? द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट 1968। क्या है? इन्होंने क्या लिखा उसमें? देखिए, ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब क्या है? आप मान लीजिए साहित्यिक, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल, और क्या? आध्यात्मिक। ब्लैक आर्ट क्या है? ये साहित्यिक और आध्यात्मिक सिस्टर है, किसकी? बहन है, किसकी? ऑफ ब्लैक पावर कॉन्सेप्ट, यानी कि अश्वेत सत्ता की जो अवधारणा है उसकी क्या है? ये सिस्टर है, उसकी बहन है। एज सच इट इन्विजन्स, इन्विजन्स मीन्स इमेजिन, परिकल्पना करती है। क्योंकि ये क्या करती है? परिकल्पना करती है। एन आर्ट, एक ऐसी कला की, दैट स्पीक्स डायरेक्टली, जो क्या करती है? बात करती है सीधे, किससे? टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ब्लैक अमेरिका। नीड्स मतलब जरूरतें, एंड एस्पिरेशंस मतलब जो इच्छाएं हैं, किसकी? ऑफ ब्लैक अमेरिका, यानी अश्वेत अमेरिका की। एंड और किसकी? टू द एफ्रो अमेरिकन डिजायर, और तो और अफ्रीकन अमेरिकन डिजायर की, फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड नेशनहुड। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब क्या है? ठीक है, आत्म जो दृढ़ता है, और नेशनहुड का मतलब जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, उसको लेकर के। अब आगे देखिए, द ब्लैक एस्थेटिक that was voiced or supported by representative writers in the movement, ये जो ब्लैक एस्थेटिक था, ठीक है, that was voiced, यानी जिसके प्रति समर्थन दिया गया, आवाज उठाई गई, और सपोर्टेड, यानी कि या जिसने इसको सपोर्ट किया, by representative writers in the movement rejected, ब्लैक एस्थेटिक की जो आवाज उठाई गई या जिसको सपोर्ट किया गया, किसके द्वारा? जो उस समय के रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स थे, समझ रहे हैं? इन्होंने क्या किया? इन द मूवमेंट, इस आंदोलन से जो जुड़े हैं, रिजेक्टेड, उन्होंने खारिज किया। क्या खारिज किया? एन एस्पेक्ट्स ऑफ डोमिनेशन, एस्पेक्ट मीन्स क्या? पहलू, किसका? ऑफ डोमिनेशन का मतलब क्या है? जो आप डोमिनेट करते हैं किसी को, यानी क्या करते हैं? अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, बाय व्हाइट कल्चर, यानी कि इन्होंने जो एक व्हाइट यानी श्वेत जो क्या है कल्चर है, यानी सुपीरियरिटी की जो भावना है, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। और क्या? द हाई आर्ट, इसको भी रिजेक्ट किया। एंड मॉडर्निस्ट फॉर्म्स, और मॉडर्निस्ट फॉर्म्स को, जिसको एडवोकेट किया जा रहा था, जिसको समर्थन दिया जा रहा था, किसके द्वारा? राल्फ एलिसन, राल्फ एलिसन
एंड अदर अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स इन द 1950s। यानी अफ्रीकन अमेरिकन राइटर ही कौन, राल्फ एलिसन जैसे जो लोग थे जो हाई आर्ट के बारे में बातें कर रहे थे और मॉडर्निस्ट फॉर्म को सपोर्ट कर रहे थे, उसको भी इन लोगों ने रिजेक्ट किया। अब देखिए इंस्टेड इसके बजाय किया क्या इन्होंने, द ब्लैक एस्थेटिक कॉल्ड फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एनर्जी एंड फ्रेशनेस ऑफ द ब्लैक वर्नाकुलर। जो थे ब्लैक एस्थेटिक यानी जो श्वेत साहित्य था, यानी साहित्य की आप मान लीजिए बात, कॉल्ड फॉर द एक्सप्लॉइटेशन, इसने क्या बात की, एक्सप्लॉइटेशन की ऑफ द एनर्जी एंड फ्रेशनेस ऑफ द ब्लैक वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, इन्होंने क्या माना, इन्होंने क्या कि हम उस एनर्जी को एक्सप्लॉइट करेंगे यानी खर्च करेंगे, और हम क्या करेंगे, ताजगी की बात करते हैं ऑफ द ब्लैक वर्नाकुलर, यानी जो अश्वेत क्या है, लैंग्वेज है, शोक अश्वेत जो है, जो एक राष्ट्रीय सॉरी क्षेत्रीय भाषा है, उसको लेकर के, और कहां पर, इन रिदम्स, लय में, एंड मूड्स, ठीक है, मूड्स में, इमुलेटिंग जो अनुसरण करते हैं किसको, जैज एंड द ब्लूज, ये म्यूजिक का टाइप है, जैज म्यूजिक और ब्लूज म्यूजिक का, अप्लाइड स्पेशली टू द लाइव्स, समझ रहे हैं, अप्लाइड स्पेशली टू द लाइव्स एंड कंसर्न्स ऑफ लोअर ब्लैक, लोअर क्लास ब्लैक्स। यानी हम क्या करेंगे, हम स्थानीय भाषा में अपने साहित्य को बनाएंगे, समझ रहे हैं, जो क्या करता है, ठीक है, जैज और ब्लूज म्यूजिक का अनुसरण करता है, और हम क्या करें, स्पेशली हम इसको लागू करेंगे किनके ऊपर, उनकी जिंदगी पर, किसकी, और कंसर्न यानी किसकी चिंता है हमें, लोअर क्लास ब्लैक्स की, यानी जो क्या है, निचले तबके के क्या हैं, अश्वेत लोग हैं, एंड एड्रेस्ड स्पेशली, और क्या हो, ठीक है, संबोधित हो, एड्रेस मतलब क्या है, संबोधित हो, विशेषतया किसको, टू अ ब्लैक मास ऑडियंस, इसको, अश्वेत जो क्या है, मास ऑडियंस है उसको, ठीक है। सी एडिशंस गेल द ब्लैक एस्थेटिक है, यानी कि इस किताब में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये बातें की गई हैं। द मोस्ट नोटेबल, जो सबसे ज्यादा नोटेबल यानी विख्यात, एंड इन्फ्लुएंशियल के प्रभावशाली प्रैक्टिशनर थे, कौन थे, ऑफ ब्लैक आर्ट्स, ये नाम बहुत फेमस है, इमामू अमीरी बराका, याद रखिएगा, इमामू अमीरी बराका, ठीक है। और जब ये पैदा हुए, इनका नाम क्या था, लेरॉय जोन्स, क्या नाम था, लेरॉय जोन्स, याद रखिएगा। इमामू अमीरी बराका का नाम आप रट लीजिए, इमामू अमीरी बराका का नाम आप रट लेंगे तभी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ब्लैक फेमिनिज्म में भी आपको इनका नाम मिलेगा। यानी क्या होता है, फेमिनिज्म की बात होती है, हर जगह फेमिनिज्म की बात तो हो रही है, लेकिन फिर हमने ये देखा कि ये कुछ, ठीक है, गोरी महिलाओं के ऊपर तक ही सीमित है। तो क्या होता है, जो ये वाली वेव आती है फेमिनिज्म की, इसमें स्पेशली क्या किया गया था, अश्वेत महिलाओं को, ठीक है, अपना टारगेट बनाया गया था, और इसमें सबसे बड़ा जो नाम था कौन था, अमीमू इमामू अमीरी बराका का, हु, जिन्होंने क्या किया, आफ्टर एन अर्ली पीरियड, मतलब शुरुआती के दिनों में, एज एन एसोसिएट, ये क्या थे, सहायक थे, इसमें, इन ग्रीनविच विलेज, इस गांव में, ग्रीनविच विलेज गांव का नाम नहीं, ये जगह का नाम है, ग्रीनविच विलेज ऑफ एलन जिन्सबर्ग एंड अदर बीट राइटर्स। मैंने आपको बताया था बीट राइटर्स के क्या थे, ये एसोसिएट थे। बीट राइटर्स क्या थे, आप जानते हैं कि ये एंटी स्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये क्या हुआ, ये जो डोमिनेंस है व्हाइट का ब्लैक के ऊपर, वो भी क्या है, ये भी एक एंटी स्टेब्लिशमेंट ही हुआ, इसके खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तो क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहले ग्रीनविच विलेज में एक एसोसिएट की तरीके से काम किया इन राइटर्स के साथ में, समझ रहे हैं, एलन जिन्सबर्ग के या और जो राइटर्स थे। उसके बाद मूव्ड टू हार्लेम, और अमेरिकन लिटरेचर में हार्लेम रेनेसेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा हार्लेम रेनेसेंस क्या है, अभी पढ़ाऊंगा आगे जब आएगा तो। वेयर ही फाउंडेड, जहां पर उन्होंने स्थापना किसकी की, द ब्लैक आर्ट्स रेपर्टरी थिएटर या स्कूल, समझ रहे हैं, उन्होंने किसकी स्थापना की, ब्लैक आर्ट्स रिपर्टरी थिएटर स्कूल इन 1965, 1965 में। बराका वाज डिस्टिंग्विश्ड एज अ पोएट, बराका क्या थे, एक पोएट थे, अ ड्रामेटिस्ट, एक ड्रामेटिस्ट थे, हिज प्ले डचमैन, उनका जो प्ले है डचमैन वो क्या है, इज ऑफन कंसिडर्ड, प्रायः उसको माना जाता है, एन एग्जेम्पलरी प्रोडक्ट, एग्जेम्पलरी मतलब क्या, रिमार्केबल, बहुत ही उल्लेखनीय प्रोडक्ट किसका, ऑफ ब्लैक आर्ट्स अचीवमेंट, समझ रहे हैं। अब पॉलिटिकल एसेइस्ट, और क्या थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे,
राजनैतिक निबंधकार भी थे, एंड अ क्रिटिक, एक आलोचक भी थे, बोथ ऑफ लिटरेचर, दोनों चीजों के, साहित्य के, ऑफ जज म्यूजिक के भी थे। आपको याद होगा कि जो बीट राइटर्स थे वो भी क्या थे, वो भी लोकल जगहों पर, स्थानीय जगहों पर, कॉफी हाउसेस में जैज म्यूजिक के साथ में परफॉर्म किया करते थे। अमंग अदर नोटेबल राइटर्स, ठीक है, अन्य जो नोटेबल राइटर्स हैं ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट के, वर द पोएट्स एथरेज नाइट थे, सोनिया सेंजे, हाकी मधुबती, ठीक है, हाकी मधुबती एंड निक्की जियोनी, समझ रहे हैं, ये सब उससे जुड़े थे। द ऑथर्स ऑफ प्रोज फिक्शंस, द ऑथर्स ऑफ प्रोज फिक्शन जॉन अल्फ्रेड विलियम्स, और कौन, एलरिच क्लीवर एंड जेम्स एलन मैकफेरसन एंड द प्लेराइट्स पॉल कार्टर हैरिसन एंड एड ड्यूलेंस, ये उससे बड़े नाम जुड़े हुए थे। अब यहां से पैरा चेंज है, याद रखिएगा। द रिवोल्यूशनरी इम्पेटस, द रिवोल्यूशनरी इम्पेटस मतलब क्या है, प्रेरणा, ठीक है, जो क्रांतिकारी प्रेरणा मिली इससे, ऑफ द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, ठीक है, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट की, है डिमिनिस्ड, वो क्या हो गई, डिमिनिस्ड हो गई, क्षीण हो गई, कब तक, बाय द 1970s, 1970 के दशक तक आते आते, एंड सम ऑफ इट्स प्रोनाउंसमेंट्स, और इसकी, ठीक है, कुछ प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या, घोषणाओं, प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या है, घोषणाओं, और इसकी कुछ घोषणाएं, एंड अचीवमेंट्स, और जो उपलब्धियां थी, क्या है, जो उसकी उपलब्धियां थी, नाउ सीम, अब प्रतीत होती हैं, अनडिसिप्लिन्ड, क्या, कि इसमें क्या है, अनुशासन विहीन ये प्रतीत होने लगी, कैसी, अनुशासन विहीन, एंड टू ब्लैटेंटली प्रोपेगेंडिस्ट, और कैसी, बहुत ज्यादा, ब्लैटेंटली का मतलब क्या है, एकदम से तीक्ष्ण, ठीक है, प्रोपेगेंडिस्ट मतलब क्या है, बस एक तरीके का, समझ रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा का आप क्या कहेंगे हिंदी में, जो मतलब है दुष्प्रचार आप कह लीजिए, जो क्या करें, अपनी ही बातें एकदम फेंके रहे हैं, प्रोपेगेंडिस्ट, बट इट्स बेस्ट राइटिंग्स, लेकिन इसकी जो बेस्ट राइटिंग्स हैं, सर्वाइव करती हैं, एंड देयर क्रिटिकल रैशनाले, और क्या, इनके जो, ठीक है, क्रिटिकल रैशनाले का मतलब क्या, सिद्धांत, ठीक है, लेकिन इसकी जो बेस्ट राइटिंग्स हैं सर्वाइव करती हैं, एंड देयर क्रिटिकल रैशनाले, और इनकी जो आलोचनात्मक, क्या है, आलोचनात्मक इसके जो सिद्धांत हैं, ठीक है, वो क्या है, एंड सब्जेक्ट मैटर, और इसके जो सब्जेक्ट मैटर हैं, हैव सर्व्ड एज मॉडल्स, वो क्या है, उन्होंने सब किया है, कैसे, जैसे क्या हो, मॉडल हो, अपने आप में क्या थे, एक जो है कह सकते हैं आप प्रतीक हो गए, नॉट ओनली टू लेटर अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, ना केवल आने वाले अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के लिए, बट ऑल्सो टू नेटिव अमेरिकन, ठीक है, बल्कि किसके, नेटिव अमेरिकन के भी, लैटिनो के, एशियन के, एंड अदर एथनिक राइटर्स इन अमेरिका, और जो एथनिक राइटर्स थे कहां पर, अमेरिका में, उनके लिए, यानी इसके कुछ सिद्धांत क्या हुए, वो उनको माना गया कि क्या है, एक प्रोपेगेंडा की तरीके से ही है, लेकिन इसकी बहुत सारी राइटिंग्स आज भी सर्वाइव करती हैं, और वो एक प्रतीक बन गई हैं अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के लिए, ठीक है, ना केवल अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के लिए, बल्कि नेटिव अमेरिकन, लैटिनो, एशियन और एथनिक राइटर्स के लिए भी। द ब्लैक एस्थेटिक, एडिटेड बाय एडिसन गेल, ये किताब का नाम है, 1972, इंक्लूड्स एसेज, इसमें ऐसे एसेज हैं दैट वर इंपॉर्टेंट इन एस्टैब्लिशिंग दिस मोड ऑफ क्रिटिसिज्म, जो क्या थे, जरूरी थे इस टाइप के क्रिटिसिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, बाय रोन कैरेंगा, डॉन एल्ली एंड लैरी नील, एज वेल एज बाय गेल हिमसेल्फ। सी ऑल्सो इमामू अमीरी बराका, ये किताब भी आप देख सकते हैं, सोशल एसेज 1966, एंड एडिटर विथ लैरी नील ऑफ ब्लैक फायर एंड एंथोलॉजी ऑफ एफ्रो अमेरिकन राइटिंग 1968 में, स्टीफन हैंडरसन अंडरस्टैंडिंग द न्यू ब्लैक पोएट्री 1973 में, एंड टेक्स्ट biographies and bibliographies for the Black Arts Movement 1960 to 1970 in the Norton Anthology of African American Literature, edited by H. L. Gates, Nellie Y. Mackey and others 1997। ठीक है, ये हैं किताबें कुछ अलग। आइए अब अगला हमारा टर्म है ब्लैंक वर्स, हमारा टर्म है ब्लैंक वर्स, ठीक है, बात करते हैं इसको। ब्लैंक वर्स कंसिस्ट्स ऑफ लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और बहुत ही आप समझ लीजिए कि किस तरीके की है, आसान,
आपसे कोई पूछे कि ब्लैंक वर्स क्या है, ठीक है, ब्लैंक वर्स कौन लेकर के आया इंग्लैंड में, और ब्लैंक वर्स का अपोजिट कौन सा हो जाता है, फ्री वर्स हो जाता है, फ्री वर्स के फादर कौन थे, ब्लैंक वर्स को कौन लाता है, ये सब जो बातें हैं आइए हम देखते हैं इस अपने टर्म में। सबसे पहले ब्लैंक वर्स क्या है, लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसमें 5 फीट होते हैं, और 1 फीट में कितने सिलेबल होते हैं, 1 फीट में कितने, 2 सिलेबल होते हैं, और सिलेबल का मतलब क्या होता है, एन अनब्रोकन साउंड। 5 में कितने होंगे, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सिलेबल। 10 सिलेबल की क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ लाइन्स, ठीक है, ये क्या है, आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक का मतलब क्या होता है, आयाम्बिक ऐसा फूट होता है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, समझ रहे हैं, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ऐसे ये चलता है। में ब्लैंक वर्स कंसिस्ट्स ऑफ लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर। अब देखिए कितनी, 5 स्ट्रेस आयाम्बिक वर्स, वही मैंने आपको जो बताया कि सिर्फ 5 स्ट्रेस आयाम्बिक वर्स, 3 मैंने बनाया हुआ है, 2 और बना दे रहा हूं, चलिए ठीक है, ये हो गए 5 स्ट्रेस आयाम्बिक वर्स, 1 2 3 4 5, विच आर अनराइम्ड। और ये क्या है, सबसे बड़ी चीज में क्या कि ये अनराइम्ड होता है, यानी दोनों लाइनें क्या करेंगी, एक दूसरे से राइम नहीं करेंगी, और ये राइम करेंगे जो सीधा क्या हो जाएगा, वो हेरोइक कपलेट। इतना सा ही फर्क है बस दोनों में, राइम करेगा तो क्या हो जाएगा, वो हेरोइक कपलेट हो जाएगा, राइम नहीं करेगा वो तो क्या हो जाएगा वो, ठीक है, ब्लैंक वर्स हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, हेंस, और इसी वजह से इसका टर्म ब्लैंक, क्योंकि ये राइम नहीं करता है। अब देखिए, ऑफ ऑल इंग्लिश मेट्रिकल फॉर्म्स, इंग्लिश मेट्रिकल फॉर्म्स मतलब क्या, चाहे आप आयाम्बिक मान लीजिए, चाहे ट्रोकेइक मान लीजिए, चाहे डेक्टाइलिक मान लीजिए, एनापेस्टिक मान लीजिए, एम्फीब्रास मान लीजिए, सारे मेट्रिकल फॉर्म्स में इट इज क्लोजेस्ट टू द नेचुरल रिदम्स, याद रखिएगा, क्या है, सबसे ज्यादा नजदीक है नेचुरल रिदम के, यानी जो प्राकृतिक लय है उसके, ऑफ इंग्लिश स्पीच के, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय फ्लेक्सिबल है, लचीला है, एंड अडाप्टिव, ठीक है, इसको लाया जा सकता है प्रयोग में टू डाइवर्स लेवल्स ऑफ डिस्कोर्स, जो विभिन्न स्तर की बातचीत है, जो भाषा है उसमें, समझ रहे हैं, एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है, इट हैज बीन मोर फ्रिक्वेंटली एंड वेरियसली यूज्ड, इसको क्या किया गया, एकदम फ्रिक्वेंटली इसका इस्तेमाल किया गया है, और विभिन्न रूप से इस्तेमाल किया गया है, देन एनी अदर टाइप ऑफ वर्सिफिकेशन, यानी ये जो लय वाली जो बातें हैं, जो मीट्रिकल बातें हैं, ठीक है, उनकी तुलना में, जो सारे हैं उनकी तुलना में इसका इस्तेमाल ज्यादा फ्रिक्वेंटली और ज्यादा वेरियसली तरीके से किया गया है, समझ रहे हैं। अब देखिए, सून आफ्टर ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स के बाद जल्द ही क्या हुआ, सून आफ्टर ब्लैंक वर्स, यानी जैसे ही ब्लैंक वर्स क्या होता है, वाज इंट्रोड्यूस होता है, उसके जल्द ही क्या होता है, बाय द अर्ल ऑफ सरे, अब याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स 2 and 4 ऑफ वर्जिल्स द एनीड अबाउट 1540, लगभग 1540 में अर्ल ऑफ सरे ने अपनी कौन सी किताब, वर्जिल की एनीड के बुक 2 और 4 के ट्रांसलेशन में इसको इन्वेंट किया, इसको इजाद करते हैं वो। तो एक तो आपका ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, दूसरा अर्ल ऑफ सरे ने इसको लाया, और कहां पर, ट्रांसलेशन ऑफ बुक 2 and 4, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, याद रखिएगा, इसलिए आप इन फैक्ट्स को बिल्कुल एकदम याद करके रखेंगे। वर्जिस द एनीड अबाउट 1540 इट बिकेम, तो ये क्या हुआ, बन गया द स्टैंडर्ड मीटर फॉर एलिजाबेथन एंड लेटर पोएट्रिक ड्रामा, चाहे वो एलिजाबेथन हो या बाद के पोएट्रिक ड्रामा हो, सबका ये एक स्टैंडर्ड मीटर बन गया, खास एक मीटर। अ फ्री फॉर्म, समझ रहे हैं, अ फ्री फॉर्म ऑफ ब्लैंक वर्स इज स्टिल द मीडियम इन सच 20th century वर्स प्लेस बाय दोज मैक्सवेल एंडरसन एंड टी.एस. एलियट। क्या है, अ फ्री फॉर्म ऑफ ब्लैंक वर्स, ये जो फ्री फॉर्म है किसका, फॉर्म है ब्लैंक वर्स का, वो आज भी क्या है, एक मीडियम है, कहां पर, 20वीं शताब्दी में था, कहां पर, इन वर्स प्लेज, यानी जो पोएटिक प्लेज आए किसके द्वारा लिखे गए, मैक्सवेल एंडरसन ने चाहे लिखा हो, चाहे टी.एस. एलियट ने लिखा हो, ठीक है, इन सब ने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया। जॉन मिल्टन, अब अगला नाम देखिए, बड़ा नाम, आप जानते हैं इनको, जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर हिज एपिक पैराडाइज लॉस्ट, समझ रहे हैं, जॉन मिल्टन ने
अपनी एपिक पैराडाइज लॉस्ट 1667 में जो आई, उसमें भी क्या किया, इसका इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं? जेम्स थॉमसन फॉर हिज डिस्क्रिप्टिव एंड फिलोसफिकल सीजन्स, इन्होंने कौन सी अपनी विवरणात्मक और जो दार्शनिक किताब कौन सी थी, सीजन्स, उसमें इसका इस्तेमाल किया। विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल, यानी जो उनकी क्या थी ऑटोबायोग्राफी, कौन सी, प्रिल्यूड, में इसका इस्तेमाल किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फॉर द नैरेटिव, समझ रहे हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी जो वर्णनात्मक किताब लिखी कौन सी, आइडल्स ऑफ द किंग, वहां पर इसको इस्तेमाल किया। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने फॉर द रिंग एंड द बुक 1868-69 वहां पे इसका इस्तेमाल किया। एंड मेनी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, और अपने बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग किस लिए फेमस हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग से, और हमने भी कौन से मोनोलॉग पढ़े हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसको जवाब दीजिएगा। एंड टी.एस. एलियट, और टी.एस. एलियट ने फॉर मच ऑफ द वेस्टलैंड, यानी द वेस्टलैंड का ज्यादातर हिस्सा जो कि 1922 में आती है, वहां पर भी इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिटेटिव लिरिक्स, एक काफी अधिक संख्या किसकी, जो मेडिटेटिव लिरिक्स थी, फ्रॉम द रोमांटिक पीरियड से टू द प्रेजेंट, आज तक, हैव आल्सो बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स, आज भी किसमें लिखी गई हैं, ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन से शामिल है, देखिए, कॉलरिजेस का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे, टेनिसंस का टीयर आइडल टीयर्स, समझ रहे हैं, इन विच द ब्लैंक वर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 लाइन स्टेंजाज, समझ रहे हैं, इसमें क्या किया गया है, इस किताब में ब्लैंक वर्स को डिवाइड किया गया है 5 लाइन स्टेंजाज में, याद रखिएगा कौन सी किताब में, टेनिसन की टीयर्स आइडल टीयर्स में। एंड वेलेस स्टीवेंस का कौन सा, संडे मॉर्निंग, यहां पर भी डिविजन्स इन ब्लैंक वर्स पोएम्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स पोएम्स में डिवीजन है, यूज्ड टू सेट ऑफ अ सस्टेन्ड पैसेज, इनका इस्तेमाल किया जाता था। सेट ऑफ मतलब स्टार्ट करने के लिए, क्या, असस्टेन्ड पैसेज, सस्टेन्ड मतलब जो एक दबा हुआ है, ठीक है, सस्टेन्ड पैसेज को आर कॉल्ड वर्स पैराग्राफ्स, यानी कि डिवीजन अगर होते हैं ब्लैंक वर्स पोएम्स में, जो कि किसी सस्टेन्ड पैसेज को स्टार्ट करने के इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो उन्हें हम वर्स पैराग्राफ कहते हैं, याद रखिएगा। सी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पर, द ग्रेट वर्स पैराग्राफ ऑफ 26 लाइन्स, समझ रहे हैं, ग्रेट वर्स पैराग्राफ इसका 26 लाइन्स का, समझ रहे हैं, इन विच, ठीक है, इनिशिएट्स मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, जिससे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट होती है। बिगिनिंग विथ, शुरुआत किससे हो रही, देखिए, विथ ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, जिससे ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, यहां शुरुआत हो रही है लाइन की। एंड एंडिंग विद, और अंत हो रही है ये 26वीं लाइन कौन सी, जस्टिफाई एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी 26वीं लाइन यहां पर है, और पूरा किसमें लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में, ठीक है। ऑल्सो, और क्या, द ओपनिंग वर्स पैराग्राफ ऑफ 22 लाइन्स, याद रखेगा 22 लाइन्स, शुरुआत के पैराग्राफ की, इसमें इन वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे, मुझे टिंटन अबे में, जो कि शुरू हो रही कैसे, 5 years हैव पास्ट, 5 ईयर बीत गए, 5 summers, समझ रहे, 5 summers with the length of 5 long winters and again I hear, 1793 में पहली बार गए थे वर्ड्सवर्थ वहां पर, वाई नदी के किनारे ये पोयम लिखी गई है, 1700 अब 98 हो चुका है, लिरिकल बैलेट्स में ये पोयम उनकी आ रही है, अपनी बहन डोरोथी के साथ वहां पर गए हुए हैं, और ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, क्या है, एक ड्रामेटिक लिरिक है, याद रखिएगा, ठीक है, समझिए। एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स विथ अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, समझ रहे, यहां पर आकर के पोयम की लाइन खत्म होती है, कितने पे, 22वीं लाइन पर, याद रखिएगा, और ये क्या हो जाता है, इस तरीके से एक वर्स पैराग्राफ बन जाता है, समझ रहे हैं। तो आज की अपनी इस क्लास में हमने ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट और ब्लैंक वर्स के बारे में बात की, समझ रहे हैं। अगली क्लास जो होगी वो होगी ब्लूम्सबरी ग्रुप, और उसके बाद हम बॉम्बास्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए TRSS विजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।